क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बच्चों, जैसा कि कल मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th यूनिट नंबर 2 को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने कुछ प्रश्नों को सॉल्व भी किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। वॉइस प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, चलिए आज हम उन्हीं प्रॉब्लम को दूर करते हुए आज हम कुछ उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा से रिपीट करते हैं। ओके, आइए तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास के क्वेश्चंस को। ठीक है ना। चलिए तो बच्चों, सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन से करेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और हम टॉपिक वाइज टॉपिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कौन है? विलयनों की चालकता है। ठीक है बच्चों, विलयनों की चालकता है। तो आओ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है बच्चों? कह रहा है तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकत्व, या हम इसी को केवल चालकता भी कह सकते हैं, कि मध्य संबंध क्या होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि तुल्यांकी चालकता, क्या कह रहा है? तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकत्व, या जिसे हम केवल चालकता कह सकते हैं, कि मध्य संबंध क्या होता है। तो संबंध होता है तुल्यांकी चालकता EQ बराबर कप्पा इंटू 1000/C। क्या होता है बच्चों? लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000/C। सारे बच्चे आंसर करेंगे लैम्डा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000/C। ठीक है ना। तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकत्व में संबंध क्या है? तो हम कह सकते हैं कि लैम्डा EQ यानी कि तुल्यांकी चालकता बराबर कप्पा इंटू 1000/C होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट चालकत्व या केवल चालकता। विशिष्ट चालकत्व, ध्यान देना, विशिष्ट चालकत्व या केवल चालकता का मात्रक क्या होता है? क्या पूछा है? मात्रक क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो मात्रक होता है बच्चों ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता है बच्चों? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर हम यूँ कह सकते हैं म्यो सेंटीमीटर इनवर्स, या हम कह सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो बच्चों, विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या है? ओम सेंटीमीटर इनवर्स या म्यो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आता है बच्चों? सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, सारे बच्चे लाइक कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालकत्व का मात्रक बताइए। क्या पूछा जा रहा है? चालकत्व का मात्रक बताइए। क्या पूछा गया है? चालकत्व का मात्रक बताइए। क्या पूछा गया है? चालकत्व का मात्रक बताइए। ठीक है ना, कंडक्टेंस की बात कर रहा है। कंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स। क्या होता है? ओम इनवर्स। चालकत्व जो होता है वह है, इसको G से प्रदर्शित करते हैं या C से प्रदर्शित करते हैं। तो G या C बराबर 1/R होता है। ठीक है ना। प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है उसी को हम चालकत्व कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका जो मात्रक है बच्चों वह क्या होता है? ओम इनवर्स, या हम कह सकते हैं म्यो या सीमेंस। ओम इनवर्स या म्यो या सीमेंस कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, चालकत्व का मात्रक क्या है? ओम इनवर्स या म्यो या सीमेंस। ठीक है बच्चों, चालकत्व का मात्रक क्या है? सारे बच्चे कमेंट कर दें। सारे बच्चे कमेंट में लिख दें चालकत्व का मात्रक क्या है भाई? मात्रक क्या है? सारे बच्चे कमेंट में लिख दें चालकत्व का मात्रक क्या होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है शैल स्थिरांक का मात्रक। शैल स्थिरांक का मात्रक लिखिए। शैल स्थिरांक का मात्रक लिखिए। ठीक है ना। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में बहुत ही रामबाण आपके लिए
सिद्ध होंगे। इसलिए प्रश्नों को अच्छे से देखें, पढ़ें, सुनें और हो सके तो अपनी कॉपी पेन लेकर भी बैठें ताकि प्रश्नों को नोट करते चलें। ठीक है, प्रश्नों को और उसके उत्तरों को नोट करते चलें। शैल स्थिरांक का मात्रक क्या है? क्वेश्चन 4 क्या कहता है? शैल स्थिरांक का मात्रक क्या है? तो क्या है बच्चों? सेंटीमीटर इनवर्स। शैल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स होता है। क्या होता है बच्चों? सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है विशिष्ट चालकत्व या केवल चालकत्व और शैल स्थिरांक के मध्य संबंध क्या होता है? ठीक है, क्या पूछा है? विशिष्ट चालकत्व या जिसको हम चालकता कहते हैं, कह रहा है कि चालकत्व और शैल स्थिरांक तीनों के मध्य में क्या संबंध होता है? क्या क्या? विशिष्ट चालकत्व या चालकत्व और शैल स्थिरांक तीनों में क्या संबंध होता है? तो ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट चालकत्व या चालकता को कप्पा द्वारा शो करते हैं। किसके द्वारा शो करते हैं? कप्पा द्वारा शो करते हैं। तो कप्पा बराबर G/L/A होता है। ठीक है ना बच्चों, क्या होता है? चालकत्व L/A होता है। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व कप्पा बराबर चालकत्व G शैल स्थिरांक LA। ठीक है, क्या होता है? LA। ठीक है, अच्छे से याद रखना। विशिष्ट चालकत्व कप्पा बराबर क्या फार्मूला होता है? चालकत्व G या C/L/A, जिसे हम शैल स्थिरांक कहते हैं। L/A को क्या कहते हैं? शैल स्थिरांक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर करें भाई। क्वेश्चन के आंसर ज़रूर करते रहें। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर ज़रूर करते रहें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोलर चालकता की SI इकाई लिखिए। क्या कहता है? मोलर चालकता की S इकाई लिखिए। तो SI इकाई क्या होती है बच्चों? सीमेंस मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्या होता है? सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नोट भी कर लें, सारे बच्चे नोट भी कर सकते हैं इनको, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कह रहा है तुल्यांक चालकता का मात्रक बताइए। क्या है? तुल्यांक चालकता का मात्रक बताइए। तुल्यांक चालकता का मात्रक क्या होता है बच्चों? तुल्यांक चालकता का मात्रक क्या होता है? म्यू सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स होता है। म्यू सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स होता है। म्यू सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन का आंसर जरूर करते रहें भाई। क्वेश्चन का आंसर जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखें भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों, किस आयन, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि किस आयन की आयनिक चालकता सर्वाधिक होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस आयन की आयनिक चालकता सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं H+ की। किसकी होती है? H+, जिसका नाम क्या होता है? H+ का नाम क्या होता है? सभी बच्चे कमेंट कर दें, H+ आयन का नाम क्या होता है? H+ आयन का नाम क्या होता है? सभी जानते हैं बच्चों, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दो भाई सभी बच्चे, कमेंट कर दीजिएगा क्या होता है नाम। जी बिल्कुल ठीक बच्चों, H+ आयन का नाम होता है हाइड्रोजन आयन। क्या नाम होता है? हाइड्रोजन आयन होता है। ठीक है, क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। नाम क्या होता है? हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। कहता है किसी विलयन की चालकता, क्या? किसी विलयन की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या? विलयन की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों जैसे जैसे ताप बढ़ेगा इसकी चालकता भी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? चालकता भी बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, चालकता कैसे हो जाएगी? बढ़ जाएगी। विलयन की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगी। चालकता कैसे हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक होगा हमारा इकाई पे विद्युत अपघटन तथा धातु संक्षारण। विद्युत अपघटन तथा धातु संक्षारण। तो हमें कोई कमेंट में लिख के बताए कि विद्युत अपघटन क्या होता है। कोई बता सकता है भाई? सर कमेंट करके बता दो भाई, विद्युत अपघटन क्या होता है। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। विद्युत अपघटन क्या होता है? ठीक है, और धातु संक्षारण को भी परिभाषित कर दें
कि धातु संक्षारण क्या होता है। ठीक है बच्चों, दोनों डेफिनेशन को कमेंट में लिख दीजिएगा, फटाफट कमेंट में लिख दो भाई, फटाफट कमेंट में लिख दीजिएगा। ओके, लिखते रहिएगा, तब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है AgNO3 का विद्युत अपघटन करने पर, किसका बच्चों? AgNO3 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर, किस पर बच्चों? एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी? एनोड पर क्या अभिक्रिया होगी? बच्चों आप ध्यान से सुनेंगे कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है बच्चों? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? एनोड पर ऑक्सीडेशन। आपको मैंने लिखाया था वेयर टेक्स ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एनोड, वेयर टेक्स ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एनोड। ठीक है ना, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है वह क्या कहलाता है? एनोड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एनोड कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब सीधा यही हो गया कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना। किसका? इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना। ठीक है ना, विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दे रहा है बच्चों कि Ag इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में। बच्चों इलेक्ट्रोड अगर Ag होता है तो Ag खुद ही इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो अगर बच्चों Ag का ऑक्सीकरण होगा तो सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है? अगर Pt इलेक्ट्रोड हुआ तो उसकी उपस्थिति में क्या होगा? Pt इलेक्ट्रोड होगा तो उसकी उपस्थिति में क्या होगा? तो बच्चों इसका एक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? अपचयन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, रिएक्शन नीचे लिखी है, आप देख सकते हैं। आपको Ag के बारे में पूछा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सारे बच्चे इसको नोट भी कर सकते हैं। 11 और 12 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, 11 भी और 12 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हैं। ये क्या है बच्चों? इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हैं। ठीक है बच्चों, क्या है? इम्पोर्टेंट प्रश्न भी हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है बच्चों कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या पूछा गया? जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बच्चों जैसा कि अभी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था शुरुआत में ही, क्या पूछा था कि विद्युत अपघटन क्या होता है और धातु संक्षारण क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ। विद्युत अपघटन क्या होता है कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, अर्थात वह दो प्रकार के आवेशित आयनों में टूट जाता है। इस क्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? विद्युत अपघटन। क्या बोला मैंने? किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? अपघटित हो जाता है। ठीक है, अर्थात इसका मतलब होता है वह आवेशित आयनों में टूटेगा। दो प्रकार के आवेशित आयनों में टूट जाता है, धनायन और ऋणायन। इस क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत अपघटन कहते हैं। अब बात करता हूँ धातु संक्षारण की। किसकी बात करता हूँ? धातु संक्षारण की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? धातु संक्षारण की। बच्चों क्या होता है? धातुएं वायु, नमी, अम्ल। किसके किसके? वायु, नमी, अम्ल। किसके? वायु है, नमी है, अम्ल है, क्षार है इत्यादि। इन सभी के संपर्क में जब आती है तो वह धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, खराब होने लगती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? धातु का संक्षारण कहते हैं। बच्चों जब लोहे में लोहा जब नष्ट होता है बच्चों, तब उसको हम कहते हैं लोहे में जंग लग गई। क्या लग गई? लोहे में जंग लग गई। ठीक है ना बच्चों, क्या कह सकते हैं? लोहे में जंग लग गई। बच्चों उसी जंग का जो फार्मूला होता है वह होता है Fe2O3.XH2O। क्यों XH2O होता है? ध्यान दीजिएगा, Fe2O3.XH2O। एक और प्रश्न बच्चों यहाँ से पूछा जा सकता है कि धातु का जो संक्षारण होता है वह किस फॉर्म में होता है? तो आप कह सकते हैं बच्चों ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है बच्चों? ऑक्साइड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? ऑक्साइड का।
तो लोहे का ऑक्साइड क्या है, Fe2O3, और इसमें जल की मात्रा रहेगी। तो जंग का जो रासायनिक सूत्र है बच्चों वह क्या हो गया, जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.XH2 होता है। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी बच्चे। ओके, चलिए तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वह है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 12। कहा कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों, क्या बोला गया है बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, या तो इस प्रश्न को डायरेक्ट याद रखें, इसका आंसर भी आप याद रख सकते हैं। 96,500 कूलाम कितना आवेश होता है बच्चों, 96,500 कूलाम। आओ अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है कि 96,500 कैसे आता है, चलिए मैं आपको लिखता हूँ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग 1 मोल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 1 मोल की, किसकी बात करते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो होंगे उस पर आवेश कितना होगा। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर जो होता है वह होता है Na, मतलब एवोगाद्रो संख्या, इनटू इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है बच्चों वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है, 19 कूलाम। बच्चों Na की वैल्यू जो होती है वह होती है 6.022 गुणे 10⁻23 होती है। कितनी होती है, 10⁻23। बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों वैल्यू आती है 96,487। कितनी आती है, 96,487 आती है। कितनी आती है, 96,487 कूलाम आती है। इसको अप्रॉक्सली हम लोग राउंड फिगर में कितना लिखते हैं बच्चों, 96,500 लिखते हैं। कितना लिखते हैं, 96,500 लिखते हैं। 96,500 कूलाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 96,500 कूलाम लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्ट छपता है प्रश्न में, क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा छपेगा यूपी बोर्ड में। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में ना आए वह वीडियो को बाद में जाकर देख सकता है। ठीक है ना, बाद में पुश प्ले करके ही देख सकता है। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बच्चों ये बात ध्यान रखेंगे, जंग लगना एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, कैसी रिएक्शन है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन है। इसे तो आप डायरेक्ट ही याद कर सकते हैं, मैंने पढ़ाया भी है। जंग लगना जो है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है क्या लोहे को निर्वात में रखने पर भी जंग लग जाएगा। बच्चों आप ध्यान देंगे कि जब तक किसी भी धातु के संपर्क में वायु, नमी, अम्ल आदि कोई संपर्क में नहीं होगा तब तक वह धातु नष्ट नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तब तक वह धातु नष्ट नहीं हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर तो लोहे को तो निर्वात में रखा गया है तो जंग भी नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा, जंग भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 15, नोट कर लेना। ठीक है, कह रहा है बोल्ट को स्पष्ट कीजिए। क्या, किसको स्पष्ट करना है, बोल्ट को। तो बच्चों बोल्ट बराबर ऊर्जा बटे आवेश होता है। ऊर्जा जूल में और आवेश कूलाम में होता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 16 कह रहा है क्या किसी विलेन का प्रतिरोध ज्ञात करने पर दिष्ट धारा का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं। आओ हम इस पे बात करते हैं। आप लोग इसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कर लेंगे। बच्चों क्वेश्चन क्या था, मैंने अभी बोला, कह रहा है क्या किसी विलेन का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए डीसी का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों डायरेक्ट करंट का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं। बच्चों हम कह सकते हैं नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। बच्चों क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अपघटन हो जाएगा, इसलिए हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बात करता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, एक बार लाइक ज़रूर कर दें। बच्चों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में लिखते रहिएगा, क्वेश्चन के आंसर लिखते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर कमेंट में लिखते रहिएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन के आंसर कमेंट में लिखते रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो
कमेंट करें, लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अच्छे से मैं आपकी पूरी ईपी बोर्ड की तैयारी आपको इसी यूट्यूब के माध्यम से कराने का प्रयास करूंगा और प्रयास करूंगा कि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो पाए, ठीक है। ओके, थैंक यू इसके लिए, कोई बात नहीं। चलो मैं अगला क्वेश्चन पे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है जलीय CdCl2, जलीय CdCl2 कैडमियम क्लोराइड जो है इसका विद्युत अपघटन CD एनोड पर और Fe कैथोड पर के साथ करने पर क्या उत्पाद प्राप्त होंगे? उत्पाद पूछ रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि जलीय जो विलयन है CdCl2 इसका करेंगे हम विद्युत अपघटन। क्या करेंगे बच्चों? विद्युत अपघटन। फिर कह रहा है CD एनोड व Fe कैथोड के साथ करने पर क्या उत्पाद देंगे? कह रहा है CD एनोड और Fe कैथोड पर करेगा तो क्या रिएक्शन होगी, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ECS को। क्या पढ़ाया था? ECS को पढ़ाया था। किसको पढ़ाया था? ECS को। जनरली बात है जो ECS में ऊपर स्थित होगी वह उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो जनरली बात है बच्चों, CD का क्या होगा? ऑक्सीकरण, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके +2 फॉर्म में आ जाएगा। और Fe अगर कैथोड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा और CD फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है बच्चों। दो स्थितियों में पूछा गया था। मैं रिपीट करता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छा है। प्रश्न कह रहा है कि CdCl2 का अगर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुना भाई, अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि CdCl2 हमारे पास एक जलीय विलयन है, इसका करेंगे हम विद्युत अपघटन। कह रहा है कि कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कि CD एनोड होगा तब क्या अभिक्रिया होगी और Fe कैथोड होगा तब क्या रिएक्शन होगी। तो हम लोग जानते हैं कि एनोड पर बच्चों क्या होती है? एनोड पर तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। किसकी होती है? ऑक्सीडेशन पर, ऑक्सीडेशन की। और अगर कैथोड होता है तो उस पर रिडक्शन की होती है। किसकी होती है बच्चों? रिडक्शन की। तो बस सिंपल सी बात है कि अगर CD एनोड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और ये +2 फॉर्म में आ जाएगा। और अगर Fe कैथोड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और CD फॉर्म में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, चलिए भाई अगले टॉपिक पे बात करते हैं। भाई क्लास अच्छी लगती हो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम आगे टॉपिक पे बात करते हैं। चलो ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक है वह है विद्युत रासायनिक सेल और इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज हम लोग काफ़ी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न होने वाले हैं। आप लोग परीक्षा की तैयारी के लिए इसे ज्वाइन जरूर करें। हम रोज़ाना अपने YouTube चैनल @मोहित केमिस्ट्री पर रात 9 बजे लाइव आ जाते हैं, तो सारे बच्चे लाइव आकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल और इलेक्ट्रोड विभव की। तो सारे बच्चे कमेंट करके हमें बता दें विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले तो हमें कोई सेल बता दे, सेल किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों, सेल किसे कहते हैं, ठीक है। कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। आप लोगों को पता है एक कोई डिवाइस है, देखिएगा मैं आपको बताना चाहूँगा इस चीज़ को, बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, आपको मैंने पढ़ाया भी है। अगर कोई एक डिवाइस है, ध्यान दीजिएगा, कोई डिवाइस है, क्या है बच्चों, डिवाइस है। ये डिवाइस का काम क्या होगा बच्चों, इस डिवाइस का काम होगा एक केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो ऐसी डिवाइस को ही हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, सेल। तो सेल क्या होता है, वे डिवाइस जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में या इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। जो बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो वह रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल कहलाएगा। और इसका उल्टा कहेंगे तो उसका आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे करते हैं, क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। आओ, कह रहा है मानक, अच्छा एक टॉपिक और रहेगा बच्चों, क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बात और मैं बता देता हूँ। क्या, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, क्या, इलेक्ट्रोड विभव।
बच्चों क्या होता है, एक बड़ा सा पात्र लेंगे और उसमें उसी धातु, ध्यान दीजिएगा, उसी धातु में फिर से बता दूं इस चीज़ को बच्चों, कह रहा है कि एक बड़ा सा पात्र लेंगे, क्या लेंगे, एक बड़ा सा पात्र लेंगे और इस पात्र में एक धातु की छड़ लेंगे, क्या लेंगे, एक धातु की छड़, और जिस धातु की छड़ होगी, जैसे मान लो Zn की है, तो यहाँ पर विलेन भी किसका होगा, ZnSO4 का, किसका होगा, ZnSO4 का। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण विलेन में डुबोया जाता है तो ये धातु की छड़ या तो पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव हो जाती है। तो इसी प्रकार इस धातु की छड़ को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ पर एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। आओ, कह रहा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है। आपको पता होगा, जी तो मैंने डायरेक्ट बताया था। क्या कह रहा है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। होता तो नहीं है बट हम लोग मानते 0 ही हैं। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव बच्चों कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। हम लोग डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, कितना मानते हैं, 0 वोल्ट। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है Zn/Cl सेल के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि SO4-2 को Cu+2 के कक्ष में मिलाया जाए, CuSO4 का विलयन Cu+2 में मिलाया जाए। सी ऑप्शन है, SO4-2 Zn+2 के कक्ष में मिलाया जाए, आकार बढ़ा दिया जाए। ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। तो कह रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बच्चों A, B, C या D होगा, कोई भी होगा, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है लवण सेतु का कार्य क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या कह रहा है, साल्ट ब्रिज का क्या कार्य होता है, इसे किस तरह से दर्शाते हैं, किस तरह से दर्शाते हैं। आप लोगों को पता है, जब हम सेल को लिखते हैं 2 खड़ी रेखाओं को लगा देते हैं और ये खड़ी रेखाएं प्रदर्शित करती हैं कि साल्ट ब्रिज क्या है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो साल्ट ब्रिज होता है ये एक यू आकार की नली होती है। क्या होती है, ये एक यू आकार की नली होती है। ये 2 द्रवों को एक साथ जोड़ देता है। ठीक है, क्या करता है, 2 द्रवों को एक साथ जोड़ देता है। तो जैसा कि लिखा भी है, लवण सेतु द्रव संति विभव को कम करने हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चित्रांकन के लिए इसे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच 2 खड़ी समांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं। अभी मैंने बोला था 2 खड़ी रेखाओं द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों कोशिश करते हैं हम लोग सारे क्वेश्चनों को आज ना करके हम लोग कल करें इसको। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी टाइम 9 बजे। थैंक यू, गुड नाइट बच्चों।